हाय एवरीवन, वेलकम टू यूजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन भारत 24/7। और आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करने वाले हैं ICAR के बारे में, विच इज़ ऑल्सो नोन एज इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। आप सभी लोगों को पता है कि हमारा जो भारत है वो एक कृषि प्रधान देश है। सो कृषि के फील्ड में अगर आप एंटर करते हैं तो आपको काफ़ी सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, और कहीं ना कहीं आज बहुत तेज़ी से ये फील्ड ग्रो कर रही है। और इसी के साथ साथ जो ह्यूमंस हैं जो इस फील्ड के लिए जाते हैं या इसमें पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, उनकी भी ग्रोथ देखने के लिए मिली है, और उसमें फ्यूचर स्कोप भी आज बहुत ज़्यादा है। हालांकि बहुत सारे ऐसे यूथ हैं हमारे इंडियन यूथ आज के, जो कि बहुत ज़मीनी दर पर जा कर के जॉब्स नहीं करना चाहते हैं। उनको लगता है कि वो कॉरपोरेट वर्ल्ड में चले जाएं, ऐसी जगह पर चले जाएं जहाँ पर उनका स्टैंडर्ड मेंटेन हो। वहीं अगर आप इस फील्ड को देखेंगे तो ये फील्ड भले ही आपको ज़मीनी तौर पर उतरने के लिए ज़रूर राज़ी कर देती है, बट आपको ग्रोथ के बहुत सारे चांसेस देती है। तो आज के इस वीडियो सेशन में हम इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन डिस्कस करने वाले हैं। मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी कि ICAR फील्ड में आप कैसे जा सकते हैं, कौन कौन से कोर्सेज इसके अंदर आपको मिल जाते हैं, इसके फॉर्म कब आते हैं, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। हम सबसे पहले क्या चीज़ें इसके बारे में डिस्कस करेंगे उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले इसका पर्पस ऑफ मिशन क्या था, इसको क्यों लाया गया, फिर इसके एग्जाम पैटर्न को समझेंगे, इसके स्कोप को समझेंगे, और इसके अंदर जो कॉलेजेस आते हैं उनको भी समझेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, ICAR एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है विच इज अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड education, which is also known as DARE, Ministry of Agriculture and Farmer Welfare's Government of India, right? So remember this कि ये ICAR जो है ये काफ़ी सारे जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके अंडर वर्क करता है। और साथ साथ में मैं आपको बताती चलूँ कि इसका जो पर्पस और मिशन है दैट इज ओनली एंड ओनली टू कोऑर्डिनेट एग्रीकल्चर एजुकेशन एंड रिसर्च इन इंडिया। हमारे भारत में मैक्सिमाइज हो सके एग्रीकल्चर एजुकेशन, हर एक बच्चे तक एग्रीकल्चर एजुकेशन पहुंच सके, और दूसरा इसमें और बेहतर रिसर्च करी जा सके, इसलिए इसको लाया गया। ये एक लाने की वजह ये भी थी कि एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव किया जा सके, इसकी क्वालिटी को इम्प्रूव किया जा सके, और सस्टेनेबिलिटी को भी लाया जा सके, जिसकी वजह से इसमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम ग्रोथ देखने के लिए पॉसिबल हो। और ये सब पॉसिबल होगा साइंटिफिक रिसर्च और टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन के जरिए ही। सो आप जब तक आगे बढ़ेंगे नहीं तब तक हमारा देश आगे नहीं बढ़ेगा, और हमारे देश में मैक्सिमम जो हमारा देश का आउटपुट डिपेंड करता है वो आपका कृषि पे ही डिपेंड करता है। चलिए अब इसके बारे में हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि इसका एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ। इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 16 जुलाई 1929 में, एक रजिस्टर्ड सोसाइटी के तहत अंडर द सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860। बेसिकली ये एक एपेक्स बॉडी की तरह वर्क करती है, फंक्शन करती है, और इसका मेजर काम है कोऑर्डिनेट करना, गाइड करना, मैनेज करना रिसर्च एजुकेशन को एग्रीकल्चर में। इसके साथ साथ ये सिर्फ एग्रीकल्चर में ही नहीं, हॉर्टिकल्चर, फिशरीज, एनिमल साइंसेज, एग्रो फॉरेस्ट्री और नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट में भी मदद करती है। और फिर मैं आपको बता दूं कि अगर आप इसके एग्जाम्स के बारे में बात करते हो तो एग्जाम्स आप कैसे दे सकते हो उसके। देखो बहुत सिंपल सी चीज़ है कि अगर आपको इस फील्ड में एंटर करना है सो यू हैव टू गो फॉर ईदर यूजी और पीजी, है ना। अगर आप 12th पास हैं तो आप यूजी के लिए जाएंगे, और अगर आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं तो आप पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जाएंगे। सो आपके जो एग्जाम्स होते हैं उसको आप बोलते हो AIEEA, विच इज ऑल्सो नोन एज ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर एडमिशंस, और ये यूजी और पीजी के लिए अलग अलग होते हैं। तो इसको आपके दो सेक्शंस में डिवाइड किया गया। यूजी को बोला गया AIEEA यूजी, और पीजी के लिए बोला गया AIEEA पीजी। अब हम जान लेते हैं कि इसका एग्जाम पैटर्न एक्चुअली में रहता कैसे है। सबसे पहले हम यूजी के बारे में बात करेंगे। ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है। इसमें आपको 2.5 घंटे मिलते हैं 150 क्वेश्चंस करने के लिए। आपका जो क्वेश्चन होता है वो MCQ बेसिस पर आता है, और यहाँ पर आपको जो सब्जेक्ट्स कवर किए जाते हैं क्वेश्चन पेपर में वो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या एग्रीकल्चर या फिर मैथमेटिक्स, डिपेंड ऑन द सब्जेक्ट ग्रुप चूजन बाय द कैंडिडेट। आप जो भी सब्जेक्ट चूज करेंगे उसी हिसाब से आपका पेपर आएगा। इसके बाद हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस इसमें ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ है 150 आते हैं, और यहाँ पर मार्किंग जो रहती है वो आपकी 4 मार्क पर करेक्ट क्वेश्चन के लिए होती है। तो उस हिसाब से आपका जो पेपर है वो 600 नंबर का बन जाता है। और आपको मैं ये भी बता दूं कि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है। नेगेटिव मार्किंग -1 पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होती है, राइट। वहीं अगर हम लैंग्वेजेस के बारे में बात करें तो ये पेपर
आपका बाइलिंगुअल रहता है, आप इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही इस पेपर को दे सकते हैं, जो भी आपने चूज किया होगा अपना फॉर्म फिल करते टाइम। अब हम बात करते हैं पीजी की। ये भी आपका कंप्यूटर बेस्ड पेपर ही होता है। ये एग्जाम आपका सिर्फ 2 घंटे का होता है, जिसमें आपको 120 मिनट मिलते हैं। ये भी आपका ऑब्जेक्टिव ही पूछा जाता है और इसका जो सिलेबस होता है वो इंक्लूड करता है सब्जेक्ट रिलेवेंट टू द स्पेसिफिक डिसिप्लिन चूजन बाय द कैंडिडेट। एग्जांपल एग्रीकल्चर हो सकता है, हॉर्टिकल्चर हो सकता है, फॉरेस्ट्री हो सकता है, ठीक है ना, वेटरनरी हो सकता है या फिर साइंस हो सकता है। तो जो आपने चूज किया है उसके हिसाब से ही आपका पेपर होगा। यहाँ पर भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके 150 ही होते हैं। हर एक क्वेश्चन के लिए आपको यहाँ पर 4 नंबर मिलता है और हर एक गलत क्वेश्चन के लिए आपको यहाँ पर -1 मार्क्स मिलता है। हाँ, अगर आपने कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं किया तो उसके लिए आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। तो 600 मार्क्स का टोटल आपका ये पेपर हो जाता है। इसकी भी लैंग्वेज आपकी बाइलिंगुअल ही रहती है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि इसका स्कोप क्या क्या है। अगर आप सोच रहे हो कि अगर मैं इस फील्ड के अंदर एंटर कर जाता हूँ तो मेरे लिए क्या बेटर होगा, तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर आप इसके लिए जाना चाहते हैं तो आपको एजुकेशन एंड रिसर्च में काफ़ी सारी चीज़ें लर्न करने के लिए मिल सकती हैं। आप HR डेवलपमेंट के लिए भी जा सकते हो, दैट इज ऑल्सो नोन एज ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। फिर आप पॉलिसी फॉर्मुलेशन के लिए भी जा सकते हो, इकोनॉमिक कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए भी जा सकते हो, इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप में भी जा सकते हो, एंटर कर सकते हो, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन में भी आप एंटर कर सकते हो, ठीक है ना, फिर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में भी आप एंटर कर सकते हो। सो बेसिकली इसका फ्यूचर स्कोप बहुत ज़्यादा है कि ये मल्टीपल एस्पेक्ट पे काम कर सकता है और अगर आप इस फील्ड के अंदर एंटर करते हो तो आपको मल्टीपल एस्पेक्ट इसके सीखने के लिए मिलते हैं और उसी हिसाब से आप अपने करियर ग्रोथ की तरफ बढ़ सकते हो। तो अगर हम बात करें यहाँ पर कि इसमें करियर ग्रोथ हमें कैसे मिल सकती है, तो अगर आप करियर परस्यू करना चाहते हैं एग्रीकल्चर में, सो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप रिलेवेंट क्वालिफिकेशन ज़रूर हासिल करें। जैसे कि आपको एग्रीकल्चर साइंसेज, एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, एनिमल साइंसेज, फूड टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, राइट, या फिर एनवायरमेंटल साइंस में अपना जो क्वालिफिकेशन है वो लेना ही पड़ेगा, राइट। इसमें आपको रिसर्च साइंटिस्ट के लिए जा सकते हो, आप पॉलिसी एनालिसिस के लिए जा सकते हो, एग्रोनॉमिस्ट के लिए जा सकते हो, हॉर्टिकल्चरिस्ट के लिए जा सकते हो, एनिमल साइंटिस्ट के लिए जा सकते हो, फूड टेक्नोलॉजिस्ट के लिए भी जा सकते हो। सो मैंने आपको बताया ना, आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं जब आप इसके अंदर एंटर करते हो। डिपेंड्स कि आप क्या चूज करना चाहते हो। अब मैं बात करने वाली हूँ यहाँ पर यूनिवर्सिटीज की, वो यूनिवर्सिटीज जो कि आपको इसके अंदर मिल सकती हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। यहाँ पर आपको इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट मिल जाता है विच इज इन न्यू दिल्ली ओनली। देन आपको यहाँ पर मिल जाता है नेशनल डेयरी रिसर्च Institute, which is also known as NDRI, it is in Karnal. Then we have Punjab Agriculture University, which is also known as PAU in Ludhiana. Then we have GB Pant University of Agriculture and Technology, which is in Pantnagar, located in Uttarakhand. Then we have Tamil Nadu Agriculture University, which is also known as TNAU, which is in Coimbatore. Then we have Mahatma Phule Krishi Vidyapeeth, MPKV Rahuri. Then हम बात करते हैं यहाँ पे चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की, which is also known as CCSHAU हिसार। सो इतनी सारी यूनिवर्सिटीज़ आपको इसके अंदर मिल जाती हैं। डिपेंड करता है कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी के लिए जाना चाहते हैं। बेसिकली अगर आप इसका फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में कन्फ्यूजन होगा कि मैम इसका फॉर्म कब तक आता है, तो मैं आपको बता दूं इसका फॉर्म जनरली वैसे मार्च तक आता है, लेकिन अगर 2023 के बारे में बात करी जाए, 2023-24 की, तो वो आपका फरवरी लास्ट में ही आ गया था। फिर हम बात करेंगे कि मैम अगर हम इसके अंदर एंटर करना चाहते हैं तो हमें क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड है, हमें क्या करना पड़ेगा। मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर आप यूजी कोर्सेज के लिए जा रहे हैं तो आपको 12th पास होना ज़रूरी है और अगर आप पीजी कोर्सेज के लिए जा रहे हैं तो आपका ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है। फिर बच्चे बोलते हैं कि मैम एज लिमिट इसकी क्या होगी, तो मैं आपको बता दूं कि आपकी जो मिनिमम एज लिमिट है इट इज़ डिसाइडेड, बट मैक्सिमम एज लिमिट का कोई क्राइटेरिया इन्होंने नहीं रखा है। मिनिमम एज लिमिट आपकी 16 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम आप कितने भी साल के हो आप इस एग्जाम को दे सकते हो और इस एग्जाम के थ्रू आप एक अच्छी यूनिवर्सिटी में जाकर के पढ़ सकते हो और इसमें अच्छा करियर हासिल कर सकते हो। सो आई होप कि मैंने आप लोगों को मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू दिस दे दी है। अब इसी के साथ मैं यहाँ पर आपको कुछ एडवाइस और कुछ सिलेबस और कुछ काउंसलिंग और रिजर्वेशन पॉलिसी के ऊपर डिस्कशन करना चाहूंगी। सबसे पहले मैं एडवाइस में आपको एक पॉइंटर बताना चाहूंगी। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर ICAR एग्जाम इन्वॉल्व्स, आपको पैटर्न पता होना चाहिए अच्छे से। आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ऑब्वियसली आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए जा रहे हैं, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की नॉलेज होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसके अलावा आपने कोर कॉन्सेप्ट पे अच्छे से वर्क किया हो, वो भी कोर कॉन्सेप्ट कौन से, जो विद इन द सिलेबस है, आपको आउट ऑफ सिलेबस नहीं जाना है। इसके साथ साथ आपके लिए ज़रूरी है कि आप टाइम मैनेजमेंट अच्छे से सीखिए, जिसके लिए आपको बहुत सारे मॉक टेस्ट देने पड़ेंगे, वो भी एग्जाम रिलेवेंट। तो मैक्सिमम मॉक टेस्ट दे करके आप एग्जाम रिलेवेंट प्रिपरेशन कर सकते हो। एक बात याद रखना कि जल्दबाजी में आपके क्वेश्चंस गलत ना हो, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है कि
नेगेटिव मार्किंग होती है। सिलेबस के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कशन कर भी चुके हैं। सिलेबस यूजी और पीजी एग्जाम का करिकुलम पे डिपेंड होता है ऑफ द रिलेवेंट कोर्सेज जो कि एग्रीकल्चर के लिए होते हैं या फिर अलाइड साइंसेज जो भी होगा आपका। और आप सभी लोगों को बता दूं कि आपको कौन कौन से मेजर सब्जेक्ट्स कवर करने हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स आपको कवर करना पड़ेगा विच इज नेसेसरी। और आप एग्रीकल्चर भी कवर करना चाहो तो आप कवर कर सकते हो, जो कि आपने सब्जेक्ट चूज किया हुआ है उसके हिसाब से। इसकी काउंसलिंग कैसे होती है, काउंसलिंग के लिए आप कैसे जा सकते हो, तो मैं आपको बता दूं, जब रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है तो काउंसलिंग सेशंस कंडक्ट करवाए जाते हैं, जहां पर कैंडिडेट अपनी जो कोर्सेज की प्रेफरेंस है वो चूज करता है, अपनी यूनिवर्सिटी चूज करता है और फिर उसके हिसाब से आपको एडमिशन मिलता है। ठीक है ना, तो आपके प्रेफरेंसेस पे मैटर करेगा और अवेलेबिलिटी ऑफ सीट पे मैटर करेगा कि आपको कौन से यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलने वाला है। फिर रिजर्वेशन पॉलिसी के बारे में हम बात कर लेते हैं। आईसीआर, आप अगर आईसीआर के बारे में बात करें तो इट फॉलोज द रिजर्वेशन पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर एडमिशन टू यूजी एंड पीजी। सो ध्यान रखिएगा, जो बेसिक रिजर्वेशन पॉलिसी है वही ये फॉलो करता है। आप सभी लोगों को मैं बता दूं इसी के साथ सेशन को एंड करने के लिए कि अगर आप में से कोई भी बच्चा ऐसा है जो सीयूईटी की प्रिपरेशन कर रहा है और वो अड्डा 24/7 से सीयूईटी की प्रिपरेशन करना चाहता है, तो वो अड्डा 24/7 का हिस्सा बन सकता है। आप चाहे यूजी की प्रिपरेशन कर रहे हो चाहे पीजी की प्रिपरेशन कर रहे हो, दोनों ही अवेलेबल हैं आपके पास। तो आपको करना क्या है, आप अड्डा 24/7 की ऐप पर जा सकते हो और अपने रिलेवेंट कोर्स के लिए प्रिपरेशन कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर पहले आपको यूजी का दिखा देती हूँ, फिर मैं आपको पीजी का दिखा दूंगी। आप अड्डा की ऐप पर जाएंगे, इंडियाज लार्जेस्ट वर्नाक्युलर प्लेटफॉर्म पे चले जाएंगे, फिर आप चले जाएंगे ऑल कोर्सेज पे। राइट अगर आप ऑल कोर्सेज के लिए जा रहे हैं तो आपको यूजी पीजी एग्जाम्स के लिए जाना है। अब यूजी पे जाएंगे तो आपके पास जो भी स्ट्रीम से हो आप वो स्ट्रीम चूज कर सकते हो अगर आप किसी भी कोर्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो सीयूईटी के। हाँ, अगर आपको साइंस स्ट्रीम के लिए प्रिपरेशन करनी है तो आप एम्बिशन या उन्नति से कर सकते हैं। ये ड्रॉपर्स के लिए बैच है, ये न्यू कमर्स के लिए बैच है, सेम प्राइस पर ही है। आपको इसमें लाइव सेशन, रिकॉर्डेड सेशंस, टीचर्स हैंड रिटन पीडीएफ नोट, डेली प्रैक्टिस पेपर्स, ई बुक्स, मॉक टेस्ट मिलता है। इसके साथ साथ 2 लैंग्वेजेस, 4 डोमेन और एक जनरल टेस्ट भी मिल जाता है। साथ ही साथ में हम यहाँ पे काउंसलिंग सेशन और डाउट सेशन भी बच्चों को प्रोवाइड करते हैं ताकि हम उससे मैक्सिमम कनेक्ट कर सकें और उसको एंड तक प्रिपरेशन इस तरह की करवाएं कि वो मैक्सिमम स्कोर कर सके और वो किसी भी तरह की प्रॉब्लम में ना फंसे। सो अगर आपको चाहिए इस कोर्स के लिए जाना तो आप ये बैच ले सकते हैं विच कॉस्ट 10,199। आप इसमें मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए कोड यूज कर सकते हैं Y484। द कोड इज Y484, रिमेंबर द कोड इज Y484। Y484 कोड के साथ आप इस बैच को 9,959 में अवेल कर सकते हैं। राइट अगर आप कोई बुक स्पेसिफिक खरीदना चाहते हैं तो फिर आप Y484S कोड के साथ मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकते हैं। सिमिलर ऑप्शन इज फॉर पीजी ऑल्सो। आप अड्डा की ऐप पर जाएंगे, जैसे ही आप अड्डा की ऐप पर जाएंगे इंडियाज लार्जेस्ट वर्नाक्युलर प्लेटफॉर्म पे चले जाएंगे। आपको ऑल कोर्सेज सिलेक्ट करना है, यूजी पीजी एग्जाम्स के लिए जाना है। जैसे ही आप यूजी पीजी एग्जाम्स के लिए जाएंगे आपको पीजी सेक्शन में जाना है। पीजी सेक्शन में आपको पीजी मिल जाएगा, देख रहे हो आप यहाँ पर। आपके पास 11, 12, LAQP 01 और COQP 10 कोड के लिए बैचेस अवेलेबल हैं। अगर आप इनमें से किसी का भी हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप बन सकते हैं। आप चाहें तो उस पर क्लिक कर सकते हैं बाय नाउ पे। सेम जो आपको यूजी में फैसिलिटीज़ मिलती हैं वही यहाँ पे मिलेंगी। और ये बैच आपका कॉस्ट में ज़्यादा है क्योंकि जो पीजी है वो कंपेरेटिवली टफ होता है यूजी से और उसकी प्रेपरेशन आपकी थोड़ी हायर लेवल की होती है। सो इस वजह से इसमें आपको थोड़ा सा डिफरेंस देखने के लिए मिल सकता है। आपको ये बैच 10,985 रुपीज़ का मिल जाएगा अगर आप कोड यूज़ करेंगे Y484। तो यूजी के लिए इट्स डिफरेंट एंड पीजी के लिए इट्स डिफरेंट। बाकी अगर आपको कोई कंफ्यूजन या डाउट हो तो वो आप मुझसे आफ्टर द वीडियो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।